हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करें, दैट इज पैकिंग इन सॉलिड्स। ना पैकिंग इन सॉलिड्स का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास कोई भी क्रिस्टल है, जैसे एफसीसी है, बीसीसी है, एचसीपी है, सिंपल क्यूब है, वो बनते कैसे हैं? हम लोग ने स्टार्ट तो एक सिंगल स्फीयर से किया होगा। जस्ट इमेजिन करो मैं आपको बहुत सारे प्लास्टिक के बॉल्स दे दूं और आपको बोलूं कि अभी इससे ना सिंपल क्यूब बना के बताओ, इससे एचसीपी बना के बताओ, तो आपको कोई ना कोई तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। तो वो ऑर्डर किस तरीके से बनाया जाता है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं वीडियो बड़ा नहीं बना रहा हूँ। आज के वीडियो के बाद नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 9 में भी ये वाला पार्ट कंटिन्यू रहेगा। तो आपको एक सिंगल स्पीयर से पूरा क्रिस्टल बनाना सिखाऊंगा कि कैसे क्रिस्टल बनता है, वही इस टॉपिक का मीनिंग है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो पॉइंट नंबर 1 में हम लोग, अगर आपने देखा होगा बच्चों किसी संतरे वाले को, तो जब वो संतरे उसके सामने बहुत सारे रहते हैं, सुबह सुबह जब वो ठेला लगाता है तो देखा होगा पूरा पिरामिड जैसा पिरामिड दिखता है। आपने देखा उसने कैसे अरेंज किए हैं? उसने पूरा जो फ्लोर था, ठीक है ना, वो जो लॉरी का फ्लोर था, उसके ऊपर संतरे अच्छे से रखे। रखने के बाद क्या क्या जो जगह खाली पड़ी थी उसमें उसमें ऊपर ऊपर रखते गए और ऐसे ऐसे करते करते उसका पूरा पिरामिड तैयार हो गया। तो इस तरीके से सॉलिड भी इसी तरीके से बनता है। कैसे उसको लिखा जाता है, ड्रॉ किया जाता है, वो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, दैट इज लीनियर अरेंजमेंट। क्योंकि अगर हम लोग अरेंज करते जाएंगे तो लाइन से एक एक लाइन अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले तो एक सिंगल लाइन ही बनाएंगे, तो उसको कौन सा अरेंजमेंट बोलेंगे? लीनियर अरेंजमेंट। तो सबसे पहला जो हेडिंग डाला है मैंने, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, दैट इज आल्सो नोन एज लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है ना। अभी अगर मैं बात करूं इस वाले की, तो इसमें अरेंजमेंट किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास में स्पीयर्स होंगे, ठीक है। तो अभी अगर मेरे पास में समझो ये स्पीयर है, तो मैं इसको वन डायमेंशन में कैसे अरेंज करूंगा देखना आप लोग। ये सबसे पहला स्पीयर है, इसके बाजू में एक और स्पीयर ऐसे रखते जाएंगे लाइन से। ये स्पीयर नंबर 1 है, थोड़ा बड़ा स्पीयर ही बना रहा हूं मैं। अगर मैं इसके बाजू में एक और स्पीयर रखूं इस तरीके से, तो ये आ जाएगा आपका स्पीयर नंबर 2। ये हो गया स्पीयर नंबर 2। फिर अगर मैं इसके बाजू में एक और ऐसे स्पीयर रखूं इस तरीके से, अगर रखते जाए तो ये तो एक वन डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही डायमेंशन में हो रहा है, तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। ठीक है, ऐसे लाइन से रखते जाओ और कुछ नहीं है बच्चों, इसमें एकदम सिंपल अरेंजमेंट है। तो पहले हम लोग ने लाइन से क्या किया है, एटम्स को खाली अरेंज किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे ही लाइन चलती रहेगी ना। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सपोज ये लाइन बेटा नॉन एंडिंग है दोनों साइड में, तो यहाँ से भी और स्पीयर बनते जाएंगे, ये साइड में भी और स्पीयर बनते जाएंगे। अभी अगर मैं कोई भी एक स्पीयर को लेता हूँ जो बीच में है, कभी भी याद रखना फर्स्ट और एंडिंग में कभी नहीं लेना। सॉलिड स्टेट में ये एक्सेप्शन नहीं बोल सकते, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। फर्स्ट और लास्ट वाला एटम को कभी भी कंसिडर मत किया करो। सर क्यों नहीं कंसिडर करना है? बिकॉज ये साइड में भी कंटिन्यू होगा और ये साइड में भी कंटिन्यू होगा, तो आप कहाँ पे स्टॉप कर ही नहीं सकते बच्चों इसको। तो याद रखना हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन होगा दैट विल बी रिलेटेड टू ओनली मिडल स्पीयर्स, राइट। ये स्पीयर या ये स्पीयर, इसके बारे में फर्स्ट और लास्ट के बारे में कभी डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, इफ यू कंसीडर एनी वन स्पीयर लाइक दिस स्पीयर, ये वाला स्पीयर कंसीडर करते हैं, चलो बेस्ट है। ये वाले स्पीयर की अगर मैं बात करूं, तो ये स्पीयर कितने स्पीयर से जुड़ा हुआ है? इट इज कनेक्टेड टू नंबर 1 डायरेक्टली, तो 2 से ही जुड़ा हुआ है, एंड नंबर 2, बराबर है। तो अगर किसी ने पूछ लिया कि बताओ इस स्पीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, तो इस स्पीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, इट विल बी 2। 2 कैसे? क्योंकि ये एक स्पीयर और ये दूसरा स्पीयर, तो इट इज कनेक्टेड टू 2 स्पीयर्स, सो देयरफॉर पैकिंग इन क्लोज डायमेंशन में, वन डायमेंशन में हमेशा याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको मॉडल के फॉर्म में देखना चाहो तो इस तरीके से देख सकते हो। ये देखो, यहाँ पे मेरे पास और बड़ा नहीं था, बट यहाँ पे भी और स्पीयर जुड़ते जाएंगे। तो कैन वी से दैट जहां से मैंने इसको होल्ड किया है वो कितने स्पीयर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? 2 से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। तो याद रखना, इन नोट, इन
close packing in one dimension the coordination number is 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। क्यों 2 हुआ पता चला? क्योंकि यहाँ पे हर स्फीयर कितने स्फीयर्स को टच करेगा? 2। खाली फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना, बिकॉज वो ऐसे कंटिन्यू है तो बेटा उनका भी वही होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। नाउ सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। अभी सिर्फ लेंथ की बात हो रही थी, अब इस लेंथ भी होगा और ब्रेड्थ भी होगा। सो क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। ना टू डायमेंशन में बेटा दो पैकिंग के पॉसिबिलिटीज है, एक है स्क्वायर प्लेनार और एक है हेक्सागोनल प्लेनार। ठीक है ना अभी ये दोनों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विल बी डिस्कसिंग केस 1। सबसे पहला आता है स्क्वायर प्लेनार पैकिंग और दूसरा आता है हेक्सागोनल पैकिंग। वो हम लोग इसके बाद वाले पे पढ़ेंगे, पहले हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं स्क्वायर प्लेनार पैकिंग। ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनार पैकिंग का मतलब क्या होता है ध्यान से देखना। पहली बात तो ये, कभी भी कोई भी आइटम्स को अरेंज करोगे तो सबसे पहले आपको सीधा लाइन बनाना पड़ेगा इस तरीके से वन डिमेंशन में। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से लाइंस बना रहा हूँ, आराम से देखिएगा आप लोग। ये देखिए, सबसे पहला स्फीयर ये वाला यहाँ पे, ठीक है। देखो, अगर आपने डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन बनाया है तो ही इसमें चीजें समझ में आएगी। ये देखो, अगर किसी ने ऐसा स्फीयर बनाया जो इसको ओवरलैप हो रहा है, ये हाथ से बनाने वाला नहीं है, हाथ से मतलब रफ हैंड से बनाने वाला नहीं है। ठीक है ना, आपको इसके लिए बेटा इंस्ट्रूमेंट यूज करना ही पड़ेगा। और एग्जाम में भी 1 रुपये का कॉइन बोर्ड वाले स्टूडेंट्स लेके जा सकते हैं, इसको कॉपी नहीं बोलेंगे हम लोग एग्जाम में। ठीक है ना, अगर मेरे पास में ये 3 स्फीयर्स है, ये 4th स्फीयर और इसमें एक अरेंज कर देता हूँ। ये समझो 4th स्फीयर भी मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो ये लीनियर अरेंजमेंट हो गया, वन डायमेंशन का अरेंजमेंट हो गया। अभी जो सेकेंड वाला नेक्स्ट वाला स्फीयर है वो मैं कैसे रख सकता हूँ? स्फीयर को मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, ठीक है ना, या फिर इसके जस्ट नीचे एक और स्फीयर ऐसा रख सकता हूँ। ठीक है ना, अगर इसके जस्ट नीचे स्फीयर रखूंगा तो वो अरेंजमेंट इस तरीके का दिखेगा। ये देखो, स्फीयर के जस्ट नीचे स्फीयर, बराबर ना। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा ऐसा तो उसका अरेंजमेंट अलग हो जाएगा, उसको हेक्सागोनल बोलेंगे। वो कैसा दिखेगा सर? ये वाला, इस तरीके से। ये देखो, यहाँ पे 2 स्फीयर्स के बीच में इस तरीके का स्फीयर है, ये देखो ये वाला। ठीक है ना, अभी इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें स्फीयर के नीचे स्फीयर है, यहाँ पे स्फीयर के जस्ट डिक्टो नीचे स्फीयर नहीं है, 2 स्फीयर को टच कर रहा है, जबकि ये वाला स्फीयर सिर्फ इसी स्फीयर को टच कर रहा है। तो स्टूडेंट, दोनों अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट है। तो स्क्वायर प्लेनार पैकिंग बना रहा हूँ, उसमें अरेंजमेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैं बताता हूँ कैसे। ये देखो, अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर की बात करूँ, ये देखो, तो ये जस्ट स्फीयर के नीचे स्फीयर आ गया है ना। तो अगर मैं ऐसे इसका स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते जाऊं, ये देखो, एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है बच्चों। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। देखिए, ठीक है, एक और एटम बचेगा यहाँ पे, वो भी बना देते हैं हम। ठीक है, तो कितने लेयर हुए? 2 लेयर हुए। ये देखो, एक लाइन ऐसे हुआ, ये लेंथ हुआ, इसमें अभी ब्रेड्थ हो गया। अभी हम क्या करेंगे, एक और लाइन बना देते हैं इस तरीके से। सो ये 2 डायमेंशन हो गया। पिछला वाला क्या था? 1 डायमेंशन था, अभी ये 2 डायमेंशन हो गया। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। देखो, एक भी सर्कल अंदर नहीं जा रहा है, सब खाली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं करवानी है हमको। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप भी जब नोट्स में बनाओ, इतना अच्छे से बनाओ ताकि ये वन टाइम हो और आप भी पढ़ने में मन करें। कोई चीज़ अगर अच्छे से लिखी हुई है, अगर आपने ड्रॉ किया हुआ है, तो उसको पढ़ने में भी मन करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ इस वाले के बारे में, तो यहाँ पे ये सब स्फीयर्स के अरेंजमेंट से अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक स्क्वायर बन रहा है।
स्क्वायर कैसे, अगर किसी भी चार स्फीयर को इस तरीके से ज्वाइन करोगे तो क्या बन रहा है बेटा, एक स्क्वायर ही बन रहा है। ठीक है, एक बार कंप्लीट कर देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको डिटेल में। देखिए, ठीक है, अभी ये देखिए, अगर मैं इनको स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखूं, इन स्ट्रक्चर्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे बच्चों ये वाला पॉइंट ध्यान देना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो क्या बन रहा है, बेसिकली एक स्क्वायर ही बन रहा है। देखना जरा ध्यान से, ये देखो इस तरीके से इन सब सेंटर्स को अगर हम लोग अच्छे से ज्वाइन कर दें, ठीक है ना, अगर इन सेंटर्स को अच्छे से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो बेसिकली ये क्या बन गया बच्चों, स्क्वायर बन गया। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनार पैकिंग। ठीक है ना, इस पैकिंग को कौन सा पैकिंग बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनार पैकिंग। अभी अगर आप कोई भी एक एटम देख लो, ठीक है ना, एक्सट्रीम पॉइंट्स के एटम्स को कभी मत देखना, कोई भी एक एटम को देख लो, ये वाला एटम देख लो, चलो अगर मैं इस एटम की बात करूं तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, देखो गिनो जरा, ये वाला एटम कितने लोगों से जुड़ा हुआ है, एक, ये वाला दो, ये वाला तीन, डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए बच्चों, चार। तो इस केस में स्क्वायर प्लेनार पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच पेयर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों हुआ, बिकॉज हर एटम बेटा कितने से जुड़ा हुआ है, 4 एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक खाली जगह दिख रही होगी आपको, ये वाला देखो, ये वाली जगह, ठीक है ना, ये वाली जो जगह है ये क्या है बेटा, खाली जगह है। इस खाली जगह को, जो कि आपको अगर इसमें देखना है तो आप इसमें भी देख सकते हो, यहाँ पे कुछ खाली जगह पड़ रही है, तो इस खाली जगह को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड स्पेस। कौन सा स्पेस, वॉइड स्पेस। वॉइड स्पेस का मतलब क्या, एम्प्टी स्पेस। वॉइड का मतलब एम्प्टी होता है। सो दिस स्पेस इज नोन एज वॉइड स्पेस। कौन सा स्पेस बच्चों, वॉइड स्पेस। और इस वॉइड स्पेस का नाम है, आप बताइए कौन से शेप में दिख रहा है, स्क्वायर में, ठीक है ना, तो इसको कौन सा वॉइड बोलेंगे, स्क्वायर वॉइड। कौन सा वॉइड बोलेंगे बच्चों, स्क्वायर वॉइड बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये वाला पैकिंग जो है इसको कौन सा बोलेंगे, क्लोज पैकिंग। इन विच डायमेंशन, 2 डायमेंशन ना। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि बताओ इसमें खाली जगह ज्यादा छूट रही है कि कम छूट रही है, तो आप बोलोगे सर थोड़ी ज्यादा ही दिख रही है। अगर मैं उसका परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी पूछूं, जो प्रीवियस लेक्चर में भी सिखाया था, तो अगर मुझे किसी ने पूछा कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है ना, पैकिंग एफिशिएंसी इन स्क्वायर प्लेनार, पैकिंग एफिशिएंसी पूछा है, ठीक है ना, इन स्क्वायर प्लेनार पैकिंग इन टू डायमेंशनल स्क्वायर प्लेनार पैकिंग, स्क्वायर प्लेनार पैकिंग। अगर मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है इन 2 डायमेंशन, बच्चों 3 डायमेंशन में मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था, 3 डायमेंशन में बेटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम जो होता है बच्चों वो होता है आपका कितना, ऑब्वियसली 74 था। अगर 2 डायमेंशन में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से सुनो। अगर 2 डायमेंशन में निकालना है तो यहाँ पे 2 डायमेंशन को बेटा वॉल्यूम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। सो पैकिंग एफिशिएंसी ईटा विल बी इक्वल टू एरिया ऑक्यूपाइड, area occupied upon total area available multiplied by what students, obviously 100 multiplied by 100 आएगा। तो आप मुझे एक सिंपल से सवाल का जवाब दो, इस स्क्वायर वाले पार्ट में ये वाला पार्ट ऑक्यूपाइड है, ये वाला पार्ट भी ऑक्यूपाइड है। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो ABCD आएगा, ABCD बराबर है, उसमें से ये वाला पार्ट भी ऑक्यूपाइड है। थोड़ा मैथमेटिक्स है बच्चों, और इसमें ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये वाला पार्ट भी ऑक्यूपाइड है। तो मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, इस क्यूब का रेडियस क्या है, सॉरी इस स्क्वायर का लेंथ कितना है, 2r होगा, इसका भी रेडियस r, इसका भी रेडियस r। तो एक सिंपल सा सवाल है, एरिया ऑक्यूपाइड विल बी इक्वल टू, ये क्या बेटा 1/4 ऑफ अ सर्कल है। ध्यान दो, दिस इज नॉट 3 डायमेंशनल, दिस इज 2 डायमेंशनल नाउ। अगर मैं बात करूं ये 1/4 ऑफ अ सर्कल है, हाँ क्यों, क्योंकि ये 90 है ना बच्चों, टोटल 360 होता है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, और ये भी 1/4 है, तो 1/4 into 4 1 हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा मिलकर के कितना सर्कल बनेगा, एक सर्कल बनेगा। सो वॉल्यूम और एरिया ऑक्यूपाइड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल
एंड एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, इट इज पाई आर स्क्वायर, सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एरिया अवेलेबल इज नथिंग बट साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज नथिंग बट साइड का स्क्वायर, सो ये साइड क्या बच्चों 2r है ना, तो साइड अगर 2r है तो 2r का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर हो जाएगा इनटू 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो अभी मुझे एक बात बताओ आर स्क्वायर कैंसिल, यस, और यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, पाई अपॉन 4 इनटू कितना 100, क्योंकि आर स्क्वायर तो क्या हो चुका था कैंसिल, इसका वैल्यू है 3.14 डिवाइड बाय 4, सो 314, क्यों, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 4। अभी अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, कितना बचा 3 बचा, तो 34 हुआ, 34 हुआ तो 8 जा, बराबर है, फिर बाद में कितना बचा 2 बचा 2, तो ये 5 जा, तो 78.5% बेटा पैकिंग एफिशिएंसी है। आप बोलोगे सर 78.5 कैसे आ गया, मैक्स टू मैक्स तो 74 ही हो सकता है, तो 78.5 तो हमारा रॉन्ग आंसर है बेटा, ये राइट आंसर है, क्यों, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट जो लिखवाया था वो 3D के लिए था, ठीक है ना, ये 2D के लिए बेटा, 2D में तो 90% तक भी जा सकता है, मैं आगे बताऊंगा कैसे सॉल्व करके भी बताऊंगा। तो अगर मैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालूं तो कितनी है बेटा 2D में, बोलो 78.5% है बेटा, जो कि बहुत ही क्या है ज्यादा है, ठीक है ना। अभी मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है बच्चों कि यहाँ पे ये जो खाली जगह है क्या वो सॉलिड में ऐसे खाली जगह रहेगी, नहीं ना, उसमें कोई ना कोई आके एडजस्ट हो सकता है। अभी जस्ट इमेजिन करो ये वाला देखो बेटा, ठीक है, ये वाला, अभी मेरे पास में समझो ये चौक है या फिर कोई स्पीयर है, तो इसमें एडजस्ट हो सकता है। अभी ये तो देखो इसमें आर पार हो जाएगा, कोई अगर इसके परफेक्टली साइज का रहेगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा। अगर ये जैसे ब्लू कलर का चौक है, अगर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ तो ये देखो इसके अंदर ही एडजस्ट हो गया, नीचे नहीं गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो वाइड स्पेस है इसमें कोई भी एक छोटा एटम आके क्या हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है। वापस बोलो क्या बोला मैंने, कोई भी छोटा एटम आके क्या हो सकता है बच्चों, एडजस्ट हो सकता है। तो अगर कोई भी छोटा एटम आके एडजस्ट हो सकता है तो उस एटम का रेडियस कितना होना चाहिए। अरे यार ये कौन सा मैथमेटिक्स है, क्या बोला मैंने सुना, अगर उस जगह में कोई भी एटम आके एडजस्ट हो सकता है तो उस एटम का रेडियस कितना होना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा सर, ये देखो अभी जैसे मेरे पास में ये वाला पोर्शन में वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ, पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, हमको खाली 4 ही स्फीयर ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4, कोई भी 4 हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और टीचर्स इसको जनरली बच्चों को बोलते हैं ये याद करना है, बट मैं इसका डेरिवेशन के साथ में समझा रहा हूँ बच्चों, एक एक चीज अपन क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये थर्ड स्फीयर है और ये फोर्थ स्फीयर है। अभी क्वेश्चन आता है ये कि यहाँ पे जो स्फीयर आएगा ये जो वाइड स्पेस में आएगा, वाइड स्पेस में कोई ना कोई तो आके बैठ सकता है ना, तो वाइड स्पेस में अगर कोई आके बैठ रहा है तो उसका साइज कितना होगा, उसका खुद का भी कोई ना कोई तो साइज होगा, किस साइज का एटम आराम से इसमें आके बैठ सकता है। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो वाइड स्पेस है उसमें जो एटम एडजस्ट हो सकता है, बच्चों ध्यान देना, उसमें जो एटम एडजस्ट हो सकता है उसका रेडियस है स्मॉल आर, समझो उसका रेडियस क्या है स्मॉल आर है, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, वाइड स्पेस में जो एटम आके बैठा है, ठीक है। बड़े वाले रेडियस का, बड़े वाले एटम का रेडियस क्या है कैपिटल आर है और छोटे वाले एटम का रेडियस क्या है स्मॉल आर है। तो बच्चों अभी एक सिंपल सा सवाल मैं आपको पूछता हूँ, ये वाला इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, समझो, है ना। अगर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूं इस तरीके से, है ना, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा, ये 2r है, ये r और ये भी r, ये कितना हो जाएगा बच्चों 2r हो जाएगा, ये भी कितना है 2r है, इसका छोटे वाले का रेडियस क्या मानेंगे स्मॉल r। तो अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं समझो, ठीक है, अगर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो बच्चों ये क्या है, ये तो कैपिटल आर है, ये क्या है ये कैपिटल आर है और ये 2 टाइम्स स्मॉल आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर है। तो अगर मुझे पता करना है कि ये जो ब्लू कलर का या रेड कलर का जो मैंने स्फीयर बनाया है जो कि वॉइड में जाके बैठा है, कौन सा वॉइड है वो स्क्वायर वॉइड, उसका रेडियस कितना होना चाहिए, इसका कितना गुना होना चाहिए बड़े वाले स्फीयर के साइज के हिसाब से। अगर बड़ा वाला स्फीयर बड़ा है मतलब ये जो व्हाइट कलर का स्फीयर है बहुत बड़ा बड़ा है तो वॉइड भी बड़ा बनेगा, और अगर
ये जो बड़े स्फीयर है वो उसका साइज छोटा है, तो ये जो जगह बन रही है वो भी छोटी बनेगी बेटा। तो ये जगह बड़ी कब होगी, जब स्फीयर बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है कि ये वाले वॉइड का साइज और इस वाले स्फीयर का साइज का रेडियस का रेशियो क्या है, ठीक है ना। तो वो कैसे निकालेंगे सर, एकदम सिंपल है। ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। इसको मैं बेटा नाम दे देता हूं एबीसी, है ना। क्या नाम दे दिया, एबीसी। तो अभी मुझे बताओ इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बोलो क्या आएगा, AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बोलो क्या, AC का स्क्वायर, या फिर इतना ना करके बेटा एकदम सिंपल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 45 हो जाएगा, ये भी 45 और ये 90 है, और ये देखो ना आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें साइन 45 निकालू तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बराबर ना। ऑपोजिट कौन है, ऑपोजिट इज BC एंड हाइपोटेनियस इज AC बच्चों, एकदम सिंपल। ऑपोजिट इज BC एंड हाइपोटेनियस क्या है बेटा, AC है। साइन की जगह पे cos निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट tan मत लेना, बिकॉज tan में क्या आता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो दोनों जगह पे कैपिटल R आएगा, कोई फायदा होने वाला नहीं है। व्हाट इज साइन ऑफ 45 बच्चों, इट इज 1/√2। तो अगर ये 1/√2 आया तो इधर BC की जगह पे क्या लिखोगे, BC की जगह पे अपन 2R लिखेंगे, बराबर है। और AC की जगह पे क्या लिखोगे, AC की जगह पे R और 2 स्मॉल r, तो 2 टाइम्स कैपिटल R प्लस 2 टाइम्स स्मॉल r, सो इट इज नथिंग बट 2 टाइम्स कैपिटल R प्लस 2 टाइम्स स्मॉल r। एनी डाउट, पक्का। ऊपर 2 है और नीचे 2 कॉमन आएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इनवर्ट एंडो करो, इनवर्ट एंडो मतलब उल्टा करो, तो ये √2 हो जाएगा, इधर क्या आएगा बताओ, R प्लस R अपॉन स्मॉल r। अरे हाँ ना तो बोलो, करेक्ट ना। तो बताओ यहाँ पे 1.414 करेक्ट इज इक्वल्स टू, अभी दोनों को सेपरेट करो, R अपॉन R 1 हो जाएगा प्लस R अपॉन कैपिटल R, ये 1 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R विल बी इक्वल टू 0.414। इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं रेडियस रेशियो, रेडियस का रेशियो है। तो ये स्मॉल r किसका रेडियस है बेटा, it is the ratio of the atom which is present in the void, and capital R is the radius of the bigger atom. Small r is the radius of atom, radius of atom present in void, present in void। तो बच्चों इससे क्या सीखने को मिला कि अगर किसी, ध्यान से सुनो बच्चों, अगर किसी स्फीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल R है, ठीक है ना, क्या है कैपिटल R, तो उसमें जो वॉइड बन रहा है, कौन सा वॉइड है ये, बोलो स्क्वायर वॉइड है, उस वॉइड में जो एटम आएगा उसका रेडियस कितना गुना होना चाहिए, 0.414 टाइम्स ऑफ कैपिटल R होना चाहिए। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो स्मॉल r विल बी 0.414 टाइम्स व्हाट, कैपिटल R। अगर इससे छोटा है तो वो तो बेटा एटम को अंदर रखते नीचे गिर जाएगा, अगर बड़ा है तो क्या होगा बेटा, वो इसमें फिट ही नहीं हो पाएगा, तो फिर इन सबको वो क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। तो ये जो है वो लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग मतलब एकदम परफेक्ट वैल्यू, इतनी एटम की साइज रहेगी तो ही वो परफेक्टली क्या होगा बच्चों, फिट होगा। तो हम लोग हर एक के लिए ऐसा करने वाले हैं, और ये जनरली स्टूडेंट्स को एज इट इज याद करवाया जाता है, बताया नहीं जाता है, ठीक है। बट मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, आपको सीधा एज इट इज टेबल नहीं दे दूंगा कि ये रेडियस रेशियो, इसको याद कर लो। रेडियस रेशियो में जो वैल्यूज आती है वो कैसे आती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगा। फिर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में पहला केस क्या था, स्क्वायर प्लेनर पैकिंग, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी 78.5% है, बट ये 2D है, याद रखना। 3D में तो 74 से ज्यादा जा ही नहीं सकता, टेक माय वर्ड्स, ठीक है। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो रेडियस रेशियो, कौन सा रेशियो था ये, रेडियस रेशियो, ये रेडियस रेशियो हमने निकाल लिया बेटा। इज इट क्लियर। ऐसे बेटा अभी केस 1 हो गया अपना, ये केस 1 था स्क्वायर प्लेनर पैकिंग, अभी हेक्सागोनल प्लेनर पैकिंग आएगा, वो डायग्राम वाइज थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, बट आई होप आप लोगों को समझा बच्चों। इसको कौन सा वॉइड बोला जाता है, स्क्वायर वॉइड, ठीक है। आप इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's start with the next part. क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में सेकंड आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है ना।
अभी इसमें भी अगर हम लोग को पढ़ना है तो सबसे पहली बात तो एक चीज कंफर्म है दैट जो एटम्स का अरेंजमेंट है सबसे पहले आपको 1D में तो करना ही पड़ेगा। ये देखिए सीधा लाइन तो कंफर्म बना नहीं, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं, उसको जिगजैग या सब कुछ फॉर्म तो बना नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये सीधा लाइन तो कंफर्म था ही इस तरीके से। तो एटलीस्ट 4 एटम एक लाइन से बना देते हैं हम लोग। ये देखिए इस तरीके से। बराबर है। अभी प्रीवियस वाले में हमने क्या किया था, इसके जस्ट नीचे ऐसे एटम को प्लेस किया था, राइट। तो उससे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना था। बट अभी हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये वाले जो एटम्स हैं इस तरीके से, अभी जो नेक्स्ट एटम आने वाला है वो यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे ना रख के यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो उससे ना वाइट स्पेस जो है वो कम हो जाएगा और उससे अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का दिखेगा। अरे गेटिंग मी, देखो इससे अरेंजमेंट किस तरीके से दिखेगा बेटा, इस तरीके से दिखेगा। तो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी ये जो स्पेस है इसमें हमको ड्रॉ करना है। अगेन आई एम सेइंग स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बोल बोल के मैं भी पक गया, आप भी पक गए होंगे सुन सुन के कि कितनी बार बोलता है ये एक ही चीज। और बट ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाया तो ही आपको ये चीजें समझ में आएगी, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा ये वॉइड कौन से शेप का है, क्या है ये वॉइड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो एकदम परफेक्ट डायग्राम, सर आपका तो एकदम परफेक्ट डायग्राम आ रहा है इधर बोर्ड पे, क्योंकि बेटा मुझे एक्चुअली इतना प्रैक्टिस हो गया है, बच्चों को सिखा सिखा के मुझे अभी इतना प्रैक्टिस हो चुका है, ठीक है। तो सेकंड में मैंने चलो 3 ही आइटम बनाए। फिर यहाँ पे समझो वापस से मैं अभी आइटम्स बना रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी एक एटम प्लेस कर ही देते हैं, ठीक है। अभी अगर आप इस अरेंजमेंट को देखोगे तो इसको हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे बेटा, राइट। इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। अभी अगर जो एटम यहाँ पे सेंटर में है, चलो इसको ही मार्क कर देते हैं। इसका अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। कैसे 6 आएगा बच्चों, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5 और ये नंबर 6। 6 लोग इसको कंटिन्यूअसली टच कर रहे हैं हेक्सागोन के फॉर्म में, देख लो अगर, तो इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू 6। स्क्वायर प्लेनर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4 था, बट इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। अगर मैं इन सबके सेंटर्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं सबके सेंटर्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर दूं इस तरीके से, ठीक है, आराम से। नेक्स्ट ये वाला यहां से, इस तरीके से, तो ये परफेक्ट हेक्सागोन बनेगा बच्चों। हेक्सागोन बन गया। तो ये आपका परफेक्ट क्या बन गया बच्चों, हेक्सागोन। अगर मैं इन पॉइंट्स को मार्क करूं इस तरीके से, तो ये क्या बेटा, हेक्सागोन बन गया, करेक्ट, ओके। और ये जो सेंटर में एटम है वो कितने लोगों को टच कर रहा है, 6 एटम्स को टच कर रहा है। तो ये आपका आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वापस से है तो 2 डायमेंशन में ही है, ठीक है। अगर मुझे कोई पूछ ले कि इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालो, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग in 2 dimension, 2D में अगर मुझे निकालना है, 3D की बात नहीं हो रही बच्चों, किसमें, 2D की बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, तो ये कैसे निकाली जाएगी वो हमको पढ़ना है। अगर मैं बात करूं इसके ईटा की,
तो वापस से बेटा ये 2 डायमेंशन है तो एरिया की बात होगी, वॉल्यूम की तो बात होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, एरिया ऑक्यूपाइड ईटा इज इक्वल टू एरिया ऑक्यूपाइड अपॉन एरिया अवेलेबल, एरिया ऑक्यूपाइड अपॉन एरिया अवेलेबल मल्टीप्लाइड बाय कितना बच्चों, 100, है ना। तो अभी आप लोग एकदम ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है ना, एकदम ध्यान से। यहाँ पे टोटल कितने सर्कल्स बन रहे हैं, ठीक है ना, इस वाले फिगर के अंदर। आप बताओ, ये एंगल होता है 120, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है ना। ये 120, ये 120 और ये 120। तो ये जो 3 टुकड़े हैं, एक नंबर 1, नंबर 2 2 एंड नंबर 3, ये तीन टुकड़े मिला के कैन वी से दैट एक सर्कल बन रहा है, परफेक्ट सर्कल। यस सर, 1 2 3, ये एक सर्कल तो है ही है अंदर, वो तो कंफर्म पूरा है। बट ये वाला कितना है, 1/3 है। 1/3 कैसे पता चला, 120 है ना एंगल, टोटल 360 होता है, तो 120 बेटा 360 का 1/3 है। तो ये 1/3 1/3 1/3 1/3 into 3 1 हो गया। फिर इसको भी मिला लो, ये भी 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करने जाए तो टोटल कितने हो गए बच्चों, इधर से पूरा एक, ये सेंटर वाला, फिर ये तीनों मिला के एक और ये तीनों मिला के भी एक, तो टोटल कितने सर्कल हुए, 3 सर्कल हुए। सो एरिया ऑक्यूपाइड विल बी इक्वल टू 3 इनटू क्या, पाई आर स्क्वायर, एकदम सिंपल। अभी आप लोग मुझे बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ हेक्सागन। एरिया ऑफ हेक्सागन लास्ट लेक्चर में भी यूज किया था, इट इज 3√3/2 इनटू साइड स्क्वायर, सो इट इज 3√3/2 इनटू a का स्क्वायर। a की जगह पे क्या आएगा बच्चों, 2r आएगा, तो a का स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कितना बच्चों, 100 आएगा, है ना। मल्टीप्लाइड बाय कितना, 100 आएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, यस बराबर है, चलिए, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है ना, 2 किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, उसको ऊपर रख देते, बाद में कैंसिल करेंगे। सो बच्चों ये 2 ऊपर गया तो 3 2 6 हो जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर इंटू 100 डिवाइड बाय कितना, 3√3 इंटू 4r स्क्वायर, कितना बच्चों, 4r स्क्वायर ना। अगर मैं इसको कैंसिल करूं, r स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, तो अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना, ये मैं कोई गणित नहीं पढ़ा रहा आपको। इसका आंसर आता है पाई अपॉन 2√3 which is equal to pi upon 2√3 into 100 which is equal to 90%। 90% पैकिंग एफिशिएंसी, जो 3D में बेटा मैक्स टू मैक्स कितना आ सकता है, 74%। तो इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी इन 2D है, हाँ ये 2D है, पैकिंग एफिशिएंसी जो आ रही है, ये क्रिस्टल की बात नहीं है बेटा, 2D की बात हो रही है, वो कितनी आ रही है बेटा, 90% पैकिंग एफिशिएंसी आ रही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पे जो वॉइड बन रहा है बच्चों, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो वॉइड बन रहा है, खाली जगह, इसको बेटा हम लोग कौन सा वॉइड बोलते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड। कौन सा वॉइड बोलेंगे बच्चों, ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड क्यों, बिकॉज ये एक ट्रायंगल के शेप में, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो कौन से शेप में आ रहा है, ट्रायंगल के शेप में। ये देखो, अगर मैं इन तीनों स्फीयर्स को देखता हूँ, 1 2 3, तो ये इसी तरीके है, इसको ऐसे देख लो, ये ट्रायंगल बन रहा है, और ये जो बीच में वॉइड बन रहा है बेटा, वो भी कौन से शेप का है, ट्रायंगुलर वॉइड के शेप का ही है, ठीक है ना। तो अभी अगर उसके अंदर कोई छोटा एटम है, जैसे ये वाला चौक है बेटा, तो इसके अंदर अच्छे से जा सकता है, ये देखो नहीं गिर रहा है, ये देखो अच्छे से अरेंज हो गया, फिट हो गया अंदर। तो इस चौक का या फिर इस स्फीयर का रेडियस कितना होना चाहिए, चौक का तो बेटा रेडियस नहीं होगा, बट स्फीयर अगर इसके अंदर फिट हो रहा है तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए। तो वापस से इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं एक बार इसका भी। अगर मैं बात करूं इसके रेडियस रेशियो फॉर ट्रायंगुलर वॉइड, रेडियस रेशियो फॉर विच वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड, तो सबसे पहले हमको ट्रायंगुलर वॉइड वापस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखते हैं जरा ध्यान से, इस तरीके से, चलो एक काम करते हैं, अच्छा से बनाते हैं, जगह है हमारे पास। ये देखिए, सबसे पहले ये स्फीयर नंबर 1 है, ठीक है, इसके जस्ट बाजू में एक और स्फीयर आ गया हमारा, ठीक है, इस तरीके से।
ये स्पीयर नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। अभी यहाँ पे ऊपर में एक और स्पीयर रख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अभी यहाँ पे जो वॉइड क्रिएट हो रहा है बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे जो क्या क्रिएट हो रहा है, वॉइड। उस वॉइड में कोई ना कोई तो एक एटम जाके बैठ सकता है। उस एटम का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, वो हमको डिस्कस करना है, ठीक है ना। बहुत छोटा लग रहा है ना। डायग्राम बड़ा, डायग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, वॉइड की बात कर रहा हूँ, नॉनसेंस, ठीक है ना। ये वॉइड छोटा है बेटा, डायग्राम कितना भी बना दो तो कोई मतलब है क्या, नहीं है, ठीक है। तो अभी ये कैसे करेंगे सर, फिर सिंपल है बेटा, कुछ करना ही नहीं है अपने को। ये देखो, ये सेंटर है, ये सेंटर है। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है ना, और ये, तो ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा सर, इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा। कौन सा ट्राइंगल बनेगा बच्चों, इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा। इन तीनों को ज्वाइन करो, इसको भूल जाओ, येलो वाले को भूल जाओ, इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा। फिर अगर मैं इसके सेंटर को, ध्यान देना, इसके सेंटर को इसके साथ ज्वाइन कर दूं और इसके सेंटर को इसके साथ ज्वाइन कर दूं, तो वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। नहीं समझा, ये वॉइड है ना, वॉइड, इसके अंदर जो स्फीयर है बेटा छोटा सा, उसके सेंटर को इसके सेंटर से ज्वाइन कर दूं और इसके सेंटर से, तो वापस एक ट्राइंगल तो बनेगा, बट वो कौन सा टाइप का ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा बेटा। कौन सा ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान देना, ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2r होगा। ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 2r होगा, बराबर है। फिर यहाँ पे जो एटम है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, बराबर है। इसको मैं अगर इसके साथ ज्वाइन कर दूं, यहाँ पे देखना, इसको अगर मैं इसके साथ ज्वाइन कर दूं और इसको भी अगर मैं इसके साथ ज्वाइन कर दूं इस तरीके से, करेक्ट है, हाँ बराबर है। तो अभी मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया A, इसको मैंने नाम दिया B और इसको मैंने नाम दिया C, करेक्ट है। तो बच्चों मुझे बताओ, इसका तो 2r हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r हो गया, परफेक्ट। अभी बताओ AB का आंसर कितना होगा सर, कैपिटल R प्लस इस स्मॉल वाले का स्मॉल r, सेम वे स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो यहाँ पे r प्लस r, यहाँ पे भी क्या आएगा, r प्लस स्मॉल r, है ना। इतना तो इजी है। अगर मैं एक की बात करूं तो यहाँ पे बेटा इतना कंफर्म है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, बराबर है। बट अगर मैं इसको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो थोड़ा गणित तो आना ही चाहिए बच्चों। ये D हो जाएगा, इसको कैपिटल R नाम दे दो, ये भी कैपिटल R हो जाएगा, दोनों इक्वली डिवाइड हो गए, हाँ या ना। अभी आप लोगों को एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये टोटल एंगल कितना था सर, 160, सॉरी 120, 160 नहीं, कितना था, 120 था। तो अभी ये कितना कितना हो गया रहेगा, 60 डिग्रीज होगा रहेगा, ये वाला भी 60 डिग्रीज, है ना। कैसे सर 120, ऑब्वियसली बेटा ये 90 था, ये कितना था, 60 था ना, तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पढ़ा होगा अगर 9th 10th में, तो मैं तो ज्योमेट्री भी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, मजाक कर रहा था। चलो ये कितना हो गया, 60 हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये 60 हो गया तो बेटा अभी हम लोग इसमें sin 60 या cos 60 भी लगा सकते हैं, बट sin 60 बेस्ट रहेगा। तो बताओ sin 60 कितना होगा बच्चों, sin 60 हो जाएगा बेटा ऑपोजिट अपॉन क्या, हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा ऑपोजिट, बोलो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट बेटा क्या है, BC है। अगर BC अपॉन क्या लिखूंगा बच्चों, AC लिखूंगा, BC अपॉन AC ना। sin 60 कितना होता है बच्चों, √3/2 होता है, होप यस, √3/2 होता है। सो ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल्स टू, BC का वैल्यू कितना है, कैपिटल R, और इसका वैल्यू है R प्लस स्मॉल r। इन्वर्टेंडो करेंगे तो R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू 2 अपॉन √3, 2 अपॉन क्या बच्चों, √3, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस R/R इज इक्वल्स टू 2√3 डिवाइड बाय 3। मैंने क्या किया, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अभी मैं 1 को उधर भेज दूं तो R/R को सॉल्व करने से आंसर आता है, ठीक है ना, सॉल्व करने से आंसर आता है 0.155। आप लोग खुद से सॉल्व भी कर सकते हो, 0.155। तो ये रेडियस रेशियो देखो बेटा, वहां पे 0.414 आया था,
414 मतलब लगभग इसका 4 गुना मान लो, और यहाँ पे बेटा 0.15 आया। तो मुझे एक बात बता, दोनों में से कौन सा वाले में जगह कम पड़ रही है? जगह कम पड़ रही है इसमें। तो मुझे एक बात बता, सॉलिड कैसा बनना चाहिए? ऐसा सॉलिड बनना चाहिए जिसमें व्हाइट स्पेस कम हो। मैं तो वही बोलूंगा ना, वो वाला सॉलिड ज्यादा स्ट्रांग होगा जिसके अंदर व्हाइट स्पेस क्या हो, कम हो। अभी जैसे ये देखने में तो बेटा ये भी सॉलिड ही है, ठीक है ना, बट आप लोगों को पता है इसको मैं प्रेस भी कर सकते हैं, देखो कितना इजीली कंप्रेस हो रहा है। जबकि सॉलिड को कंप्रेस कब हो सकता है? जब उसके अंदर व्हाइट स्पेस क्या हो, ज्यादा। तो डू रिमेंबर, व्हाइट स्पेस जितना ज्यादा होगा उतना सॉलिड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो स्टूडेंट दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर मैंने आपको पैकिंग एफिशिएंसी भी बता दिया और साथ में रेडियस रेशियो भी निकाल के बता दिया। एक एक चीज मैंने तो मेरे साइड से अच्छे से बताई है। अगर आपको नहीं याद रखना है ये डेरिवेशन, नो नीड टू रिमेंबर दिस, आप डायरेक्टली वैल्यू भी याद रख सकते हो, क्योंकि लास्ट में जब सबका रेडियस रेशियो निकाल के हो जाएगा तब मैं आपको एज इट इज ये टेबल के फॉर्म में तो देने वाला ही हूँ। तो मैंने देखा है बहुत बार टीचर्स डायरेक्ट वो रेडियस रेशियो का टेबल ही दे देते हैं और बोलते हैं कि ये कटैन और ये अनायन है, इसका रेडियस रेशियो इतना होता है, बट वो वैल्यूज कहाँ से आए वो बच्चे हमेशा सोचते रहते हैं। तो मैंने मेरे टीचिंग के अंदर इसको इनकलकेट कर दिया है ताकि आपको एक भी टॉपिक में डाउट ही ना रहे, ठीक है। सो मेरा यहाँ पे लेक्चर एक्चुअल में खत्म नहीं होता है, टॉपिक खत्म नहीं हो रहा, लेक्चर खत्म हो रहा है। टॉपिक अभी भी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू होगा। अभी हम लोग को क्या करना है नेक्स्ट लेक्चर में? अभी ये क्या था, प्लेनर था ना, तो अभी हमको नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर एटम्स प्लेस करना चालू करना पड़ेगा। तो एटम्स इसके ऊपर प्लेस करके नए नए स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, लेक्चर नंबर 8। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अननेसेसरली वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ प्लेसमेंट इन द सेकंड लेयर। अभी ये खाली फर्स्ट लेयर ही था, प्लेनर था पूरा। अभी हम लोग सेकेंड लेयर की बात करेंगे कि इसके ऊपर एटम्स प्लेस करेंगे तो वो कैसे दिखेंगे। वो थोड़ा सा अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी, इंटरेस्टिंग है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।